हेलो 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 एंड वेलकम बैक भैया। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्क पावर एनर्जी के माइंड मैप की। कल आपने बात करी वर्क पावर एनर्जी के वन शॉट की। सबसे पहला शब्द हमने पढ़ा वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जैसे जैसे हमें ज्ञान आया हमें पता चला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो हमने थोड़ी प्रॉपर डेफिनेशन दी। हमने कहा कि मान लो कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है थीटा, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपने कह दिया कि फोर्स का वो कंपोनेंट ले लो जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, और यहीं से फॉर्मूला आ गया एफ डॉट एस का, जिसको आपने लिख दिया एफ एस कॉस थीटा। इसके अलावा वर्क डन के बारे में आपने ये समझा कि ये तीन प्रकार के होते हैं, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो कब? जब एंगल 90 डिग्री होगा, जैसे कि सर्कुलर मोशन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री पे है। पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल आपका 0 से लेकर 90 के बीच में। और नेगेटिव कब होगा? जब एंगल आपका 90 से लेकर 180 के बीच में। बोलो जरा हाँ या ना। बिल्कुल। इसके बाद आपने ये कहा कि वर्क डन जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। यहां से भी पता चल रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों वेक्टर एफ और एस, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट जो कि है वर्क डन वो होता है स्केलर। क्या यूनिट होगी इसकी? इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन इंटू मीटर, जिसको आप कहते हैं जूल। डायमेंशन बन जाएगा ml/t-2। क्या ये फ्रेम पे डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए कि ये बॉडी ए से लेकर बी तक गई, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया एफ और इसका डिस्प्लेसमेंट डी हो गया, तो आपने वर्क डन कह दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मान लो कि इस बॉडी को देखते देखते मैं खुद भी ए से बी तक चला गया, तो मैं इसका वर्क डन का आंसर कितना दूंगा? 0। तो यहां से क्या साबित होता है कि ये फ्रेम डिपेंडेंट है। ठीक है। अगली बात जिस पे मैंने कल काफी सारे सवाल भी करवाए थे, अगर एक बॉडी पे एक से अधिक फोर्सेस लग रहे हैं एक साथ, तो आपको इंडिपेंडेंटली एक एक फोर्स के द्वारा लगने वाले वर्क डन की चर्चा करनी होगी। ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है यहां पे? इन केस ऑफ मल्टीपल फोर्सेस डिस्कस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस सेपरेटली। एक एक करके निकालो। एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप उससे वर्क कर सकते हैं। अगर आपने किसी बॉडी पे वर्क किया है तो बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है कि एनर्जी स्पेंड हुई होगी। दैट मीन्स ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब कि ये इसमें और ये इसमें इंटर कन्वर्टिबल है, इसलिए दोनों की यूनिट्स डायमेंशंस होते हैं बिल्कुल ही सेम। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। हाँ या ना? जी हाँ बिल्कुल। अब मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया और इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के v तक हुई, तो इस पे आपने कितना वर्क किया? तो आप कहेंगे सर वर्क डन। हमने जो वर्क किया वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वेशन लगा दीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 कह दी, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर बाई 2a। ये उठा के यहां पे टिका दो। करो सर। आपको पता चलेगा वर्क डन इक्वल टू m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर बाई 2a। कट पिट के बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब जितना वर्क आपने किया वो पूरा का पूरा कहां चला गया? वो पूरा का पूरा चला गया काइनेटिक एनर्जी में। और यहीं से जनरेट किया था हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। यहीं से जनरेट किया था हमने द थॉट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये पूरे नोट्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं टेलीग्राम पे, तो चिंता ना करें, लिखने की जल्दबाजी ना करें, ध्यान से सुनते चले बातों को। उसके बाद ये नोट्स पूरे आपके पास रहेंगे, एज इट इज इनको भी पढ़ सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसकी स्पीड u से चेंज होके v हो गई। कितनी हुई? u से बढ़ के v हो गई। अब मैंने कहा कि लगाओ आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने लगा दी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैंने आपसे फिर वही बात कही कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालो, आपने कह दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। बोल जरा हाँ या ना। बिल्कुल सर। फिर मैंने आपसे पूछा कि वर्क डन का फॉर्मूला बता, वर्क डन क्या होता है? तो आपने बोला वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को आपने लिख दिया मास इनटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को आपने लिख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। यहां आप लोगों ने लिख दिया। जैसे ही आपने लिखा ए से ए कट गया और एक्सप्रेशन आपको कुछ इस तरीके का दिखने लगा। यह है वर्क डन, जिसको आपने लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और यही होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको कि हम लोग लिखते हैं क्या? जिसको हम लोग लिखते हैं, सॉरी, यहां वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। यहां पे मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, डिसिपेटिव, फ्रिक्शन वगैरह जितने फोर्स हैं सारे लगा दो।
ये पूरा का पूरा वर्क डन कहां जाता है? ये जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। और यहां पे आपको केकेटी याद रखनी है। क्या केकेटी याद रखनी है? चेंज की जब भी आप बात करोगे, इट्स गोइंग टू बी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चेंज की जब भी चर्चा करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर आप बात करो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम होता है एम इंटू वी। ठीक है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी आपने लिखी पी स्क्वायर बाई टू एम, मोमेंटम को आप लिख सकते हैं √2 ke। कैसे लिखी? यहां पे इस जगह पे m मल्टीप्लाई और m डिवाइड कर दे तो ये m स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, इस एक्सप्रेशन को देख के हमारे दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन आता है कि यदि यदि मोमेंटम और मास हम फिक्स कर दें, दो बॉडीज के मोमेंटम और मास सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ये बात सही है, मोमेंटम और मास सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, सही बात है। लेकिन दूसरा थॉट कि अगर काइनेटिक एनर्जी और मास सेम है, दो बॉडीज के पास सेम काइनेटिक एनर्जी और सेम मास है, तो क्या उनके मोमेंटम भी सेम होंगे? जरूरी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सेम होने का मतलब स्पीड और मास फिक्स कर दिया आपने, डायरेक्शन फिक्स नहीं करी। एक बॉडी के पास p अमाउंट ऑफ मोमेंटम राइट और लेफ्ट दो डायरेक्शंस में हो सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास सेम होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज का मोमेंटम सेम हो। आई होप दैट दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू। इस बात को एक बार फिर से रिकैप करके सुनना, काम की बात है। अब दूसरी बात आती है चेंज की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात आती है चेंज की, इस पर मैं एक सवाल भी करवाऊंगा, इसको मैं सेपरेटली हाईलाइट कर रहा हूं। देखो, आपके सामने सवाल आएंगे परसेंटेज चेंज के या तो फ्रैक्शनल चेंज के। अब क्या होता है परसेंटेज चेंज, क्या होता है फ्रैक्शनल चेंज? दो प्रकार के चेंजेस की हम चर्चा करते हैं, स्मॉल चेंज और बड़ा चेंज। स्मॉल चेंज की जब बात करते हो तब चेंज 5% या उससे कम आपको रखना पड़ेगा। अगर आप बात करो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के, तो आपको दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो अगर मैं कहता हूं कि मोमेंटम में परसेंटेज चेंज p है, तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज 2 टाइम्स ऑफ p हो जाएगा। कहां से आया ये? एरर्स का रिलेशन। लेकिन ये कब वैलिड है? जब छोटे चेंज जो 5% या उससे कम। अगर चेंज उससे बड़ा है, अगर चेंज 5% से बड़ा है, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल एक्स इंटू 100, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज बन जाएगा चेंज अपॉन ओरिजिनल, जिसको आप रिलेटिव चेंज कहते हैं, इंटू 100। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। ये सारी बातें मैं फिर से कह रहा हूं कि पूरे नोट्स आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम पे, इसलिए नोट्स लिखने की जल्दबाजी में अभी मत रहिएगा, अभी शांति से सुनते चलिए, आनंद लीजिए चीजों का। ठीक है, दो सवाल आपके सामने आए हैं, मुझे करके दिखाइए। अभी अभी आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी और आपने ये कहा कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस कहां जाता है? ये जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। तो ये बात सुन के हमें इतनी फील नहीं आती, लेकिन जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे और इस सवाल को करेंगे, तब आपको समझ में आएगी वर्क एनर्जी थ्योरम की इंपॉर्टेंस। तो सवाल पढ़िए, आपको सवाल में क्या दे रखा है? आपको कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज दिस। अब बोल रहा है कि बॉडी का मास 1 kg है, आपको निकालना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4। कैसे करें सर? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इन शॉर्ट वेलोसिटी निकालो। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी? जी हां, बिल्कुल मिल जाएगी। तो क्या मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को ये लिख सकता हूं? जी हां, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे जरा देख के बताइए कि अगर मैं t इक्वल टू 0 रखता हूं तो वेलोसिटी कितनी आ रही है? -4। और अगर मैं t इक्वल टू 4 रखता हूं तो वेलोसिटी कितनी आ रही है? वेलोसिटी आ रही है 8 - 4 यानी कि 4। ठीक है, t इक्वल टू 0 रखने पे -4, t इक्वल टू 4 रखने पे +4, +4 कर देता हूं इसको। क्या दोनों ही केसेस में v का स्क्वायर सेम होने वाला है? बिल्कुल। यानी क्या दोनों ही केसेस में काइनेटिक एनर्जी सेम होने वाली है? यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब कि वर्क डन 0। बोल जरा हाँ या ना। क्या ये बात चमकी सभी को? अगर चमक गई तो तुरंत अगला सवाल करके दिखाओ, अगर चमक गई तो तुरंत अगला सवाल करके दिखाओ। पढ़ो सवाल। आपको कह दिया कि मोमेंटम 20% बढ़ाया है। सबसे पहले तो इसको लिखना सीखो। 20% बढ़ाने का मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम अगर p था तो आपने फाइनल मोमेंटम p प्लस 20 टाइम्स ऑफ 20% ऑफ p कर दिया।
यानी आपने कर दिया 1.2 टाइम्स ऑफ पी। ठीक है, अब ये 20% का चेंज छोटा या बड़ा है सर? ये बड़ा चेंज है, तो क्या इसमें मैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी के चेंज को 40 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। 2 टाइम्स ऑफ पी नहीं लिख सकता। तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। अभी अभी आपने बताया कि काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज मोमेंटम फाइनल अपॉन मोमेंटम इनिशियल का होल स्क्वायर, और फाइनल 1.2 टाइम्स ऑफ पी है, यानी क्या 1.2 का स्क्वायर 1.44 बन जाएगा। अरे बोलो यार जरा जल्दी से, क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करता हूं कि तुम सबने हाँ बोला है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1.44 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1.44 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई। मतलब कितना इंक्रीज हुआ है? 44%। क्या ये बात आपके दिमाग में गई? जल्दी से देख लो। आइए डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। अगला एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके सामने आया था, वो था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनके द्वारा किया जाने वाला काम, शब्दों पे ध्यान देना, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा किया जाने वाला काम पाथ पे डिपेंड करता है, और यहीं पे जनरेट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे जो वर्क होता है ये होता है रिवर्सिबल। एग्जाम्पल mg, अगर मैं इस पेन को ए से बी तक लेके जाता हूं तो मुझे mg के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, यानी ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। ये जो वर्क डन है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब मैं इसको ऐसे लेके जाऊं या घुमा के लेके जाऊं या ऊपर से लेके जाऊं, वर्क डन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ या ना? बिल्कुल। और इसीलिए ये रिवर्सिबल भी होता है। नॉन कंजर्वेटिव की बात करो, सो ऑन द अदर हैंड इट इज पाथ डिपेंडेंट, कि हाँ ये पाथ पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, और इसका जो वर्क डन होता है ये ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल यानी क्षमता, काबिलियत। ठीक है, आपके पास एबिलिटी है, इस पेन के पास एनर्जी है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है, हिडन एबिलिटी इसके पास। कब पता चलेगी? जब मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे आएगा। एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के पास एनर्जी है, दिख नहीं रही है। एक बॉम्ब में एनर्जी है, दिख नहीं रही है। ये एनर्जीज कौन सी हैं? ये वो एनर्जी है जो कि शेप, साइज, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण होगी, और यही कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। यही एनर्जी क्या कहलाती है? यही एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है एफ इक्वल टू माइनस का डी बाई डी आर ऑफ यू। यू इज पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एंड एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स। एक्स वाई जेड डायरेक्शन की बात करोगे तो इंडिपेंडेंटली आपको डी एक्स डी वाई डी जेड यूज करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, कि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके सामने दो दोस्त है, ठीक है, एक आप हो एक आपका दोस्त है, आप इस लाल बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इस लाल बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। इससे पूछो कि इसकी एनर्जी कितनी है, ये बोलेगा ये h हाइट पे है, mgh एनर्जी है ना। आप दूसरे वाले से पूछो कि भाई इस बॉल की एनर्जी कितनी है, वो बोलेगा यार ये तो मेरी सेम हाइट पे, काई की एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है, जीरो। मतलब सेम ऑब्जेक्ट के दो आंसर्स निकल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। दैट मींस दिस पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो इट्स अ रिलेटिव क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। इसकी बात हम कर चुके हैं कि सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन होती है। अब एक ग्राफ दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस फोर्स का ग्राफ। यदि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, यदि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो आपका जो एफ आएगा उसका स्लोप देखो आप कैसा है, नेगेटिव है। यानी जब आप एफ यू को पॉजिटिव लेते हो तो आपका जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा नेचर में। एंड ऑन दी अदर हैंड जब यू नेगेटिव है, जब यू नेगेटिव है तो एफ जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा नेचर में। डायरेक्टली अभी इसको याद रख लो, ठीक है, डायरेक्टली याद रख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ोगे तब ये बातें मैं रिलेट करवाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स में रिलेट करवाऊंगा, सेमीकंडक्टर में जब मैं एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इस बात को याद रखना। चलिए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब वो अवस्था जब चीजें बैलेंस्ड हैं। मतलब क्या बैलेंस है? फोर्स बैलेंस्ड है। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स बैलेंस्ड। ठीक है, नेट फोर्स बैलेंस्ड।
अगर मैं u वर्सेस x के ग्राफ की बात करूं तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो du बाई dx रिप्रेजेंट करेगा। और फोर्स का फॉर्मूला आपने बताया है F इक्वल टू माइनस का du बाई dx, F इक्वल टू माइनस का du बाई dx या dr। ठीक है, तो जरा यहां देखो, इस सिचुएशन में स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस सिचुएशन में स्लोप नेगेटिव है। इस सिचुएशन में स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। इस सिचुएशन में स्लोप नेगेटिव है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम ए पॉइंट की बात करें, स्लोप नेगेटिव, अगर स्लोप नेगेटिव तो यहां पे लगने वाला फोर्स पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि रिलेशन देख, अगर इसको तू नेगेटिव कर देता है तो ये पूरा नेगेटिव और बाहर एक और नेगेटिव बैठा है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब ए पॉइंट की अगर आप चर्चा कर रहे हो तो ए पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव। सी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव। ई पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव। क्या मतलब है इस बात का, समझो। अगर मैं बात करूं बी पॉइंट पे, तो बी के एक तरफ ए है और एक तरफ सी है। ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव है, यानी कुछ ऐसा है। सी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव है, यानी कुछ ऐसा है। मतलब अगर मैं बॉडी को ए बी पॉइंट से डिस्प्लेस करता हूं, सुनना ध्यान से, मतलब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट से डिस्प्लेस करता हूं, ए पे ले जाता हूं या सी पे ले जाता हूं, तो ए का फोर्स उसको यहां लाना चाहेगा और बी का फोर्स यहां लाना चाहेगा। मतलब के वो फोर्सेस बॉडी को वापस अपनी मीन पोजीशन पर लेके जाना चाहेंगे। मतलब कि ये इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेबल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कटोरे में आप एक मार्बल को रख दो और थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, तो एक फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगा, दूसरा वापस मीन की तरफ लाएगा। ये स्टेबल है। दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। फील दे रहा हूं, फील। अगर आप डी पॉइंट की बात करोगे और बी पॉइंट की बात करोगे तो यहां पे स्लोप जीरो है। दैट मींस दीज आर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन स्टेबल है या अनस्टेबल है ये कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा और इसका केकेटी बताऊंगा, इसका तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, केकेटी यानी क्रांतिकारी ट्रिक या क्षितिज कनिक ट्रिक, जो अच्छा लगे याद रख लो। अगर आप बात करो पॉइंट नंबर डी की, तो आप ऑब्जर्व करना, डी के पहले जो फोर्स लग रहा है वो इसको दूर लेके जाना चाह रहा है क्योंकि नेगेटिव है। डी के आगे जो फोर्स लग रहा है वो आगे लेके जाना चाह रहा है, यानी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव फोर्स है ना, तो इधर लेके जाना चाह रहा है। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता हूं इधर या इधर, तो फोर्सेस इनको और दूर कर देंगे। मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब कहीं पे भी डिस्प्लेस कर दो वापस उसी स्टेट में चला जाएगा। हर बार इतना सोच नहीं सकते, इसलिए इसकी केकेटी बता रहा हूं। डायरेक्टली आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात है। हर बार इतना आपको सोचना ना पड़े, इसीलिए इसका तरीका बता रहा हूं। डायरेक्टली याद रखना काम की बात है। यार देखो, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, लेकिन पता कैसे करें? आप कुछ भी मत करो, जो u का फंक्शन है ना उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, यानी आप d2u बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। यदि वो पॉजिटिव है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि वो नेगेटिव है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर वो जीरो है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर आप बात करो पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर डी की, अगर आप बात करो पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर डी की, तो इनके स्लोप जीरो हैं, और अगर इनके स्लोप जीरो हैं तो बी स्टेबल, डी अनस्टेबल। कैसे पता किया सर? अभी तरीका बताया, लेकिन दूसरा तरीका यहां से आप पता कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं, लेकिन कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल, उसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। अगला पॉइंट आपके सामने है, ये पढ़िए जरा इस सवाल को। अच्छा सवाल है। ठीक है, मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में ये सवाल दिया था। सवाल में क्या दिया हुआ है? एक चेन है जो कि इस तरह से लटक रही है। एक चेन है जो कि लटक रही है। चेन की मास m, चेन की लेंथ l, और इसका l बाई n पोर्शन नीचे लटका हुआ है। आपको निकालना है वर्क डन इन पुलिंग द चेन। आपको निकालना है वर्क डन इन पुलिंग द चेन। l बाई n पार्ट नीचे इसका लटक रहा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास मैं m बाई l लिख सकता हूं क्या? हाँ जी सर, लिख सकता हूं। अब इमेजिन करो, जब मैं इस चेन को ऊपर खींच लूंगा तो मुझे कितने मास के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, मतलब कितने हिस्से के अगेंस्ट मुझे काम करना है? मुझे सिर्फ इतने हिस्से के अगेंस्ट काम करना है, क्योंकि जो लटका हुआ हिस्सा है इसका जो पुल है इसी को मुझे ओवरकम करना है। ठीक है, लेकिन यार इसका मास तो पूरी ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं क्या करूं? तो मैं काम करता हूं कि मान लो ये चेन है, मान लो ये चेन है। अब इस चेन का कितना हिस्सा लटक रहा है? इस चेन का इतना हिस्सा लटक रहा है। अब ये जो लटका हुआ हिस्सा है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बीचों बीच होगा। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इस मास को
पॉइंट नंबर ए से उठा के पॉइंट नंबर बी तक लेके जाना है, यानी कितनी हाइट तक रेज करना है, L/2n तक रेज करना है। कितनी हाइट तक मुझे इस मास को रेज करना है, L/2n तक। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, किसके अगेंस्ट हो जाएगा, इस मास को ऊपर लेके जाने में वर्क करना पड़ेगा मुझे। मास में कितना ले लूं, कितना हिस्सा लटक रहा है, L/n हिस्सा लटक रहा है। यूनिट मास का लेंथ, यूनिट लेंथ का मास कितना, यूनिट लेंथ का मास m/l। तो जो भी ये हिस्सा लटका हुआ है इसके मास को मैं m डैश कह देता हूं, इसको आप लिख दो m/l इंटू इतनी लेंथ जो कि है L/n। इतने मास को आपको इतनी हाइट तक लेके जाना है, mgh वर्क करना पड़ेगा। आओ जरा उठा के रख देते हैं, कितना बन गया ये बन गया m/l, l कट गए, m/n इंटू g इंटू h की वैल्यू l डिवाइडेड बाई 2n। सो द आंसर इज mgl डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ गई। सेंटर ऑफ मास का फंडा था, इतने पॉइंट को, इतने मास को आपको यहां से यहां तक लेके जाना है। ठीक, चलिए अगली चर्चा है स्प्रिंग। व्हाट इज स्प्रिंग? स्प्रिंग एक ऐसी चीज है, ऐसी उठपटांग चीज है बिल्कुल तुम्हारी तरह के, जो इस पे करो वो उसका उल्टा करेगी। आप इसको कंप्रेस करो, इसको एक्सपांड होना है, आप इसको एक्सपांड करो, इसे वापस कंप्रेस होना है। क्यों? क्योंकि यहां पे लगता है रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपने डिस्प्लेसमेंट जहां किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, कांस्टेंट क्या आएगा, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एनएलएम में। यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। आप लोग बात करोगे कि अगर आपने इसको एक्सपांड करने में कुछ डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क किया तो वो कहां गया, वो गया स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। वर्क डन को आप लिखेंगे एफ डॉट डी एक्स, एफ को आप लिख देंगे के एक्स, के को बाहर निकालें, इंटीग्रेट करें, लिमिट रखें, एक्सप्रेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। डायरेक्टली याद रखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आप मीन पोजीशन से एक्स तक लेके जा रहे हो और अगर x1 से x2 तक लेके जा रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि ये माइंड मैप आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, इसको बनाने में काफी मेहनत लगी है। अगर आप लोगों का सपोर्ट, समर्थन, तगड़ा वाला प्यार मिलेगा तो इस तरह के क्वालिटी इनोवेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू।